अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ IT 430 ई कॉमर्स के का जो फाइनल टर्म का सिलेबस है उसके शॉर्ट लेक्चर्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेसन नंबर 23 से 29 तक। अच्छा, ये वो प्रीवियस टॉपिक ही चल रहा है जो लेसन 22 में क्रिप्टोग्राफी का था। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का उन्होंने आपको पढ़ाया था। ये वही चल रहा है, उसी को ही हम जो है वो आगे लेके चलेंगे। मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ ताकि आपको वाजे बेहतर रंग में समझ में आ जाए। ये इसका टेबल जो कंटेंट है या इंडेक्स है। हम लेक्चर नंबर 22 से क्रिप्टोग्राफी से स्टार्ट हुए थे। 23, 24, 25, 26, ये 28 के एंड तक जो है ना वो इसका जो है वो यही टॉपिक चलेगा। इसी में ही सारी चीज़ें जो हैं, इसी में कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे चलेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीक के अंदर मैं इसकी एक वीडियो और अपलोड कर दूँ और नेक्स्ट वीक में इसको मुकम्मल कर दूँगा आपके लिए, ताकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप वीडियो बनाएं। मैंने इंशाल्लाह वीडियो आपके लिए तैयार कर दी है। ये मैं कोर्स आपका मुकम्मल कर दूँगा। अच्छा, हैश फंक्शन और हैश मैसेज लेसन नंबर 23 है। इसके अंदर जो आपको बताया गया है हैश फंक्शन और मैसेज डाइजेस्ट। मैसेज डाइजेस्ट जो आपको समझने की वो चीज़ है कि वो टिपिकली 128 बिट से लेके 256 बिट्स की लेंथ में होता है, यानी 2 रेज टू पावर 256 बिट तक मैक्सिमम वो होता है। ठीक है। अब ये है क्या चीज़, ये अभी हमें आगे जाके समझ में आएगी। मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि हैश फंक्शन जो होता है वो आपका जो मैथमेटिकल फंक्शंस कुछ होते हैं जो मैसेज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। उन हैश फंक्शन को ऊपर जब किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, वो अप्लाई इसलिए किए जाते हैं ताकि आपके डाटा की इंटेग्रिटी, कि डाटा सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ है, इस चीज़ की इंटीग्रिटी फाइंड करना है। यानी वो बिल्कुल ठीक है और अथेंटिक यूज़र ने भेजी है, यानी एक यूज़र से दूसरे यूज़र को अगर डाटा जा रहा है ए से बी में, तो वो ए से बी में बिल्कुल सही बंदे को डाटा जा रहा है। जब हैश फंक्शन किसी मैसेज पे अप्लाई होता है तो उसे मैसेज डाइजेस्ट बोला जाता है। बस इतना कॉन्सेप्ट लें, आगे हम चलते हैं। आगे जब हम चलेंगे, ये उन्होंने एक कोड दिया है लेकिन उन्होंने लिखा है कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको फंक्शनैलिटी समझाई है कि वो मैं आपको जो ऊपर उसने कहा है ना कोड के अंदर, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब एक मैसेज है, टुगेदर वी शैल मेक पाकिस्तान स्ट्रांग। ठीक है। उसके साथ पब्लिक की रिसीवर, रिसीव जिसने करना है उसकी पब्लिक की जाएगी। ठीक है। अब एंड पर जब मैसेज एंड होगा उस वक्त प्राइवेट की सेंडर, सेंडर की प्राइवेट की उस वक्त आएगी। 1967 का मतलब ये है कि ये एंड मैसेज, एंड ऑफ द मैसेज जो है वो एक यहाँ पर प्राइवेट की पड़ी होगी। उसके बाद क्या होगा, अब कॉन्फिडेंशियल मैसेज जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और उसको एक डिजिटल सिग्नल सिग्नेचर असाइन होगा। डिजिटली सिग्नेचर हमने पहले भी प्रीवियस में पढ़ा था कि वो ये RSA की होती है, उसके थ्रू एक डिजिटल सिग्नेचर असाइन होता है। वो एन इन दी एंड मैसेज असाइन होगा। फिर प्राइवेट पहले सेंडर की थी, फिर रिसीवर की बनेगी, और फिर पब्लिक सेंडर। पहले पब्लिक रिसीवर की थी, फिर सेंडर की बनी। दोनों साइडों पे टुगेदर वी शैल ये मैसेज वहाँ पर सेंड हो जाएगा। इसका भी हम प्रोसेस भी आगे समझेंगे। अब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के थ्रू कैसे होगा ये फिगर नंबर 5 के अंदर बताएगा। पहले वो हैश फंक्शन ओरिजिनल मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन सेंटर साइड पे साइन होगा। वो उससे आगे पब्लिक की उसको जनरेट होगी, और स्क्रैम्बल्ड मैसेज, यानी स्क्रैम्बल्ड मैसेज वो है जिसके अंदर मैसेज डाइजेस्ट और प्राइवेट की ऑफ सेंडर पड़ा हुआ है। मैसेज डाइजेस्ट वो है कि जो आपका जिसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई हुआ हुआ है। फिर वो इंटरनेट के थ्रू स्क्रैम्बल्ड एंड साइंड मैसेज उसकी पास पहुंचेगा जो आपका रिसीवर है। उसकी पब्लिक की सेंडर टू रिवील द मैसेज डाइजेस्ट को रिवील किया जाएगा कि ये मैसेज आया है।
उसके ऊपर प्राइवेट की, रिसीवर की जो प्राइवेट की साथ गई थी वो अप्लाई होगी, तो ओरिजिनल मैसेज हैश फंक्शन अप्लाई होने के बाद, उसके बाद हैश फंक्शन भी उस पर अप्लाई होगा, ताकि वो जो मैसेज डाइजेस्ट है उसे देखा जा सके। मैसेज डाइजेस्ट बहुत हमने पढ़ा कि जो जिस पे हैश फंक्शन अप्लाई होता है, मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो अप्लाई किए जाते हैं उसके ऊपर। या आप कंप्यूटर के किसी और कोर्स में भी पढ़ेंगे, ये सारा प्रोसेस उसने नीचे आपको ये समझाया है। अब हमने चीज़ पढ़ी थी कि दो तरह के इनक्रिप्शंस होती हैं। एक होती है सिमेट्रिक, सॉरी, दो तरह की कीज होती हैं इनक्रिप्शन के अंदर, सिमेट्रिक की और असिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में सिर्फ एक की होती है, असिमेट्रिक में दो होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो हम सिमेट्रिक की के थ्रू भी इसको कर सकते हैं कि सिर्फ एक की ही भेजें, वो प्राइवेट की हो। पब्लिक की का कॉन्सेप्ट वहां से निकाल दिया जाए, लेकिन वो, क्योंकि हम हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के थ्रू अगर हम ये करेंगे, तो वो सिमेट्रिक अप्लाई करें या सिमेट्रिक अप्लाई करें, वो सेम ही होगा। क्योंकि आपकी जो पब्लिक की है वहां जाके प्राइवेट की बन जाती थी, तो वो भी यहाँ पर वो सिमेट्रिक ही रहेगी, एक ही की रहेगी। लेकिन बीच में प्राइवेट और पब्लिक की दोनों जाती जरूर है। इसमें बस फर्क ये है कि मैसेज जो आपकी सिमेट्रिक जब हैश फंक्शन अप्लाई होता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि, ये मैं आपको बताता हूँ, ये नीचे देखें ज़रा, नीचे वाली फिगर के अंदर देखें कि जब वो मैसेज सेंड हुआ तो ऊपर दिखा था मैसेज डाइजेस्ट, लेकिन उसकी जगह इमरान आ गया। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हम उसका मैसेज डाइजेस्ट का इसके अंदर नाम भी लिख सकें सिमेट्रिक की के साथ। जो आपकी की होती है उसके साथ हम मैसेज डाइजेस्ट की जगह उसका नाम दे दें, कीवर्ड दे दें, कुछ भी दे सकते हैं, ताकि जो रीडर है वो बेहतर रंग में उसे रीड कर सके। बस इतना सा डिफरेंस होता है, की दो ही इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन बस वो। अच्छा, ये क्यों यूज़ होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर? इसकी रीज़न ये है कि स्टोरेज और मैनेजमेंट फैसिलिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन्वॉल्व सर्टिफिकेट अथॉरिटी। ये इसलिए यूज़ होता है कि है एप्लीकेशन ऑनलाइन, ई बैंकिंग में जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। वो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सारा आपका जो है, जो आपका जो सब्जेक्ट है वो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। मैं पहले भी ये चीज़ बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रॉनिकली देखना है कि अब आप मॉडर्न दौर में, हम ज़माने में हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। पैसे आना का जाना, आपने कुछ चीज़ ऑनलाइन परचेज करनी है, आपने कुछ चीज़ ऑनलाइन सेल करनी है, तो वो आप सारी जो है वो ट्रांजैक्शंस भी, हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। तो इसका रोल उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक ई बैंकिंग के अंदर। ठीक है, उसके अंदर अब की लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यूज में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। अब सारा कुछ जो है वो ट्रांसफर जो भी हो रहा होता है कि वो 0 1 की फॉर्म में हो रहा होता है। बैक एंड में आपको पता है कंप्यूटर में हर चीज़ 0 1 में होती है। अगर वो एक बिट का होगा तो इसका मतलब ये है कि वो 0 1 होगा, यहाँ 0 होगा या 1 होगा। अगर 2 बिट होगा तो वो 0 0 0 1 1 0 1 1 होगा। अगर वो 3 बिट की लेंथ में होगा तो वो 8 पॉसिबल नंबर होते हैं, 2 रेज टू पावर 3 हो जाता है। जितने होंगे वो 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो वो इस तरह। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं 128 बिट। अगर 128 बिट हो तो वो आप खुद ही इमेजिन कर लें कि 0 1 कितने ज़्यादा होंगे। या 100824 की इंक्रिप्शन हो तो वो कितना बड़ा नंबर जो है वो 0 1 का होगा। अब सिमेट्रिक की एल्गोरिदम जो हमारे यूज़ होती हैं, डीईएस, डाटा इंक्रिप्शन, ये मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स लिखे हुए हैं। ये देखें 2048 बिट का, और फिर ये डिफरेंट एल्गोरिदम जो यूज़ होते हैं। अब इनके पर अटैक कौन कौन से किस्म के हो सकते हैं, वो की सर्च अटैक है, क्रिप्टो एनालिसिस है। अब की सर्च अटैक के अंदर होता है, अटैकर जो है वो डिक्रिप्ट कर देता है मैसेज मैसेज विद एवरी पॉसिबल कीज को पकड़ के। जितनी बड़ी की लेंथ होगी उसे डिफिकल्ट होगा, उसे नहीं कर पाएगा। इसे ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम है कि जिसमें वो हर
पॉसिबल चीज को चेक करेगा, हर पॉसिबल की को चेक करेगा, पब्लिक प्राइवेट जो उसको मिलेगी उसको पूरी तरह स्कैन करेगा और फिर उसको हैक करने की अटेम्प्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद क्रिप्टो एनालिसिस अटैक होता है, कैन बी डिफेंडेड बाय यूजिंग defeated by using a sophisticated mathematical computing power so that many encrypted message can be without knowing the key. Such type of attack is called, यानी इसके अंदर हम इसको रोकने के लिए इनक्रिप्टेड मैसेज जो है उसको हम सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल कंप्यूटिंग पावर यूज़ करते हैं। अगर हमने नहीं यूज़ की होगी, जितना कम्प्लेक्स हमारा हैश फंक्शन होगा मैथमेटिकली, अपने मैथमेटिक्स को यूज़ करके हैश फंक्शन जितना कम्प्लेक्स होगा, जितना सोफिस्टिकेटेड होगा कंप्यूटिंग पावर को यूज़ करते हुए, जितनी ज़्यादा बिट्स का होगा, वो उसको अगर वो कम होगा तो वो आराम से जो है वो क्रिप्टो एनालिसिस एनालिसिस के थ्रू वो पकड़ लेगा और अटैक कर देगा। उसके बाद तीसरा है सिस्टम बेस्ड अटैक। वो एल्गोरिदम के ऊपर अटैक नहीं करता, जो आपका एल्गोरिदम है इसमें सिस्टम बेस, वो आपके सिस्टम पे अटैक करेगा, आपके एल्गोरिदम को नहीं छेड़ेगा। आपका जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हुआ है वो आप उसको नहीं छेड़ेगा, वो डायरेक्ट उसको उस पर सिस्टम पे ही अटैक करेगा। पब्लिक की एल्गोरिदम डीएसएस डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, बेस्ड ऑन डीएसए डिजिटल स्टैंडर्ड एल्गोरिदम की लेंथ जो है वो 512 से 1024 बिट तक है इसकी। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आरएसए जो मैंने अभी स्टार्टिंग में नाम लिया था, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे। अटैक ऑन पब्लिक ये वही बात है सारी जो मैंने अभी आपको समझाई है, उसको डिटेल में वो बात कर रहा है। हम जो चीज़ बढ़ना चाह रहे हैं कि जब हम बेसिकली एक एनालिटिकल अटैक को भी पढ़ लेते हैं। सच अटैक यूज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑन विच इंक्रिप्शन सिस्टम इटसेल्फ बेस्ड इन सो ब्रेक द इंक्रिप्शन। अब इसके अंदर कोई आपके एल्गोरिदम में मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कोई फंडामेंटल फ्लॉ होता है, कोई कोई ऐसा आपका फ्लॉ होता है जिसको वो पकड़ लेता है और उसके ऊपर वो अपना ही एक एल्गोरिदम रन करता है और आपकी इंक्रिप्शन को तोड़ देता है। तो ये एनालिटिकल होता है कि वो एनालाइज कर लेता है आपके एल्गोरिदम को पूरी तरह और फिर उसको तोड़ देता है पकड़ के। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो जो मेन आपका जो टॉपिक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाने का आपको मकसद ही यही है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हैं, कार्ड होल्डर हैं, ठीक है, आपके पास एटीएम कार्ड है, आप एटीएम मशीन में डालते हैं। अब आपका एटीएम जो है वो पहले तो वेरीफाई होता है कि जो आप अथोराइजेशन होती है कि आप अपना पिन कोड एंटर करते हो। वो वेरीफाई करता है कि ये कार्ड किसने इशू किया है, किसको पेमेंट सेंड हो रही है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, आप जानते हैं कि मेनली यही होता है, अमाउंट ट्रांसफ़र हो रही होती है या आप अमाउंट निकाल रहे होते हैं, कैश विड्रॉ कर रहे होते हैं। ठीक है, यही काम करते हैं ना आप एटीएम में जाके। अब इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या होता है कि वर्चुअल पेमेंट सिस्टम। अब ये एक आपको पेमेंट सिस्टम जो है आपने नॉर्मली देखा होगा। ये वर्चुअल पेमेंट सिस्टम क्या होता है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। आपको आजकल ओटीपी पता है, वन टाइम पासवर्ड, समझते हैं आप इसको। पहले ये चीज़ जो है, अब तो वो होता है ना कि मोबाइल फ़ोन पे या आपको ईमेल में आ जाता है वन टाइम पासवर्ड। आप उस वक्त ही ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कहता है आपको वन टाइम पासवर्ड एंटर करो। एटीएम मशीन पे एंटर करते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। आपका पिन कोड और चीज़ है, आपकी वन टाइम पासवर्ड और चीज़ है। इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को एक नहीं समझना। उसी चीज़ को बात कर रहा है कि वो क्या काम होता है उसके पीछे। अब जैसे अकाउंट आईडी वेरिफिकेशन, फर्स्ट वर्चुअल इंटरनेट पेमेंट सिस्टम जो सर्वर वेरीफाई करता है आपको, ट्रांजैक्शन डिटेल भेजता है, इंफॉर्मेशन भेजता है। अच्छा जी, सेटिस्फाई हो गया बायर जो है वो, जैसे मैं आपको बताता हूँ। विद द फर्स्ट विचुअल, हम जब बाय करते हैं, हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो आपको कहता है कि आप ओटीपी आपको आया है, आप ओटीपी एंटर करो वेरिफिकेशन के लिए। आप उसे एंटर करते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है वेरीफाई होके आपकी पेमेंट ऑनलाइन हो जाती है। ये वो सिस्टम है बेसिकली। आप उस कॉन्सेप्ट को लेके चलें कि हम वो कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है कि उस टाइम पे अब ये अब ये पढ़ाया जा रहा है आपको। वो वर्चुअल पेन जो है वो
उस ज़माने में क्योंकि आपको वो मेल के ज़रिए आता था, अगर आपने कहीं पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी होती थी या कुछ करना होता था स्टार्टिंग में, तो वो आपको लेटर आता था या बैंक की तरफ से कॉल आती थी, वो आपको पिन बताता था। अब तो वो ईमेल पे आ जाता है या मैसेज पे आ जाता है, तो वो सिस्टम थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया है, ईजी हो गया है वे में। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि वर्चुअल पिन के उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि अगर वो स्टॉलन हो गया आपका, तो आपकी जो वो गई पेमेंट। वो अगर कोई हैकर बीच में हुआ जिसने आपकी जो है वो इंक्रिप्शन पढ़ ली हुई है, आपके बैंक की इंक्रिप्शन पढ़ी हुई है, और वो सारा उसने एल्गोरिदम किया हुआ उस पर काम, और वो उसने आपके मोबाइल के बजाय अपने पास सेंड करवा ली वो भी ओटीपी, तो तब भी आपकी जो है वो ये एक डिसएडवांटेज है वर्चुअल पिन पेमेंट का। अब इस ये वो है, उस बारे में बता रहा है कि जब आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में फ़र्क आपको पता ही है कि डेबिट कार्ड में आपके अपने अकाउंट से पेमेंट होती है, बैंक अकाउंट से आपका अपना बैंक पे करता है। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देता है और बाद में आपको चेक होता है। तो ये क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड उस वक्त बहुत बढ़ गए थे कि उन्होंने हैक करके, अब उस वक्त तो आपको पिन जो है आप पेमेंट करते थे तो वो आपको कॉल आती थी या फिर आपको मेल के थ्रू आपको ये पिन आता था। लेकिन अब वो पिन हैकर ने ऑटोमेटिकली उनके सर्वर से वो एन्क्रिप्शन के थ्रू पकड़ लेते थे। तो वो फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने लग पड़े थे क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और बिल जो है वो लोग लोग कहते थे हमने ये तो किया ही नहीं हुआ, तो ये कैसे हो गया। वो इसी तरह होता था कि वो पिन वो पकड़ लेते थे। इसीलिए हर 90 दिन के बाद उन्होंने बायर्स के क्रेडिट कार्ड को, बिल को चेक करके कंफर्म करते थे मर्चेंट के थ्रू कि भाई ये आया जो सारे हुए हैं ये लीगली हुए हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन उस तरह की यूज़ नहीं होती थी। ये सेंट्रलाइज अकाउंट में जो पेमेंट, उसके बाद ये एक सेंट्रलाइज अकाउंट पेमेंट मॉडल आया कि उसके अंदर एक सेंट्रलाइज एक बना दो, गेटवे पेमेंट गेटवे बना दो कि यूज़र ए पेमेंट करे, पेमेंट ट्रांसफ़र एसएसएल के थ्रू सिक्योर सॉकेट लेयर बीच में डाल दो, ताकि उसकी जो इंफॉर्मेशन है, लाइक आप किसी वेबसाइट पे आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, तो वो सिक्योर हो जाए, वो उसको पता ना चले। क्योंकि आप जब भी जहाँ भी डालते हो, उसके पास जो आपकी जो वेबसाइट होती है, अगर उस पर एसएसएल नहीं लगा हुआ, सिक्योर सॉकेट लेयर नहीं है, तो वो उसके पास डाटा स्टोर होगा और उसको नज़र आएगा इनक्रिप्टेड नहीं होगा आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर। तो इसलिए फिर सेंट्रलाइज अकाउंट सिस्टम आया कि उसके थ्रू आपने दोनों साइड पे एसएसएल लगा होता है, यूज़र ए बी, आपने जिसको भी पेमेंट करनी है, आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वो यूज़र ही को जा जी। यानी हम आप सेंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल द्रास पे आप जाते हैं पेमेंट सेंड करते हैं, तो वो किसी आप स्टोर वाले ओनर को करते हैं, वो उसके बैंक अकाउंट में ही जाते हैं। तो यूज़र पेयर और पे, यूज़र ए और बी, ये कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है कि वो जा तो वो उसी को ही रहा है पेमेंट, आपके जो क्लाइंट है। ठीक है। वो यूज़र ही है उस एंड पे। अच्छा, सिक्योर सॉकेट लेयर क्या चीज़ है, एसएसएल, इसको हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना समझ लें कि एक लेयर बीच में क्रिएट हो जाती है, विच इज़ एन इंक्रिप्शन बेस्ड प्रोटोकॉल है ये, बेसिकली टीसीपी आईपी का। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चेक्स इंट्रोड्यूस हुए। इसमें आपके पास क्या था कि आप के वो उसने सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक दोनों टाइप की इंक्रिप्शन इसके अंदर यूज़ होती थी, लेकिन इसके अंदर एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो X50 स्टैंडर्ड फॉर्मेट का होता था, वो रिस्पेक्टिव बैंक का आपको साइन कर देता था। फाइनेंशियल सर्विस टेक्नोलॉजी कंसोर्टियम इज़ अ ग्रुप ऑफ यूएस बैंक रिसर्च एजेंसी एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इन 90। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनकी फुल फॉर्म्स का भी याद रखा करें, याद कर लिया करें, और इनके जो ईयर्स और जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं और पीछे भी हम पढ़ते आए, या ऑटोमेटिक क्लीजनिंग हाउस, ये एमसीक्यूज़ में छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। अब एफएसडी कैसे काम करती है, पेयर को चेक बुक मिलती है सिक्योर ऑनलाइन। ठीक है। इनवॉइस सिक्योर इन्वेलप के अंदर सर्टिफिकेट, सिग्नेचर और चेक पड़ा होगा। उसके बाद पेई, पेई के पास सिक्योर इन्वेलप होगा, पेई का जो जिसको आप पे कर रहे हो उसका बैंक, और एसीएच चेक क्लियरिंग उसकी साइड पे भी होगी, और पेयर
बैंक जो है वो डेबिट होगा और फिर उसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट जो है पेयर को चली जाएगी। ये FSTC इलेक्ट्रॉनिक चेक का सिस्टम पूरा उन्होंने आपको बताया है। अब इसके अंदर जो है एक EFT स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र में। होता क्या है कि पेयर जो है वो राइट करता है, पे करता है, इंड्योर्स, ठीक है, इंड्योर्स करता है पेई को। अब वो कैश में कर रहा है तो पेयर्स के बैंक को के वापस जो है वो डेबिट होता है कि इतनी पेमेंट जो है वो आपने दे दी है। और रिपोर्ट जनरेट किसको होती है, पेज के बैंक जो है वो रिपोर्ट जनरेट कर देता है कि आपको नोटिफिकेशन दोनों को भेजा जाता है कि आपने के स्टेटमेंट में ये अपडेट हुआ है, ये पेमेंट जा चुकी है, और उसको स्टेटमेंट में जाता है कि ये क्रेडिट हो चुकी हुई है पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये EFT सिस्टम जो है वो इस तरह काम करता है। अब ये एक और फिगर दी हुई है, इसके अंदर क्या होता है, बाज़ औक़ात आपका इंड्योर्स एंड क्रेडिट वो एक ही सेम अकाउंट में होता है, यानी वो कोई मर्चेंट अकाउंट होता है ऑनलाइन। जैसे दराज पे मैंने एग्जांपल दी है कि आप एक इंडिविजुअल को सेंड करना और एक मर्चेंट को सेंड करना अकाउंट में, जो बिजनेस अकाउंट होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके अंदर आपका जो है वो पेमेंट हुई, पे हुआ, रिसीवेबल बैंक, और डायरेक्ट उसको जो है वो बता देता है, उसके पास अकाउंट रिसीवेबल जो है वो अपडेट हो जाता है उसके पास। और क्योंकि उसके पास वो ये तो नहीं ना है कि वो एक कंपनी है और उसके पास ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी, एक नहीं आ रही होंगी, उसको वो बता दिया जाएगा फ़लाँ कस्टमर ने फ़लाँ जो है बैंक अकाउंट से, कस्टमर नहीं, फ़लाँ बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में आ गई है पेमेंट, तो वो डायरेक्ट हो रही होती है। फिर EFT सिस्टम जो है वो अगर इंटर बैंक ट्रांजैक्शन हो, यानी उसी बैंक के अंदर आपने ट्रांजैक्शन की, अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तो फिर वहीं पर ही EFT अप्लाई होके जो है वो बैंक के अकाउंट वो कर देता है कि आपके अपने ही कैश को उसके बैंक अकाउंट में, या अपने ही दो अकाउंट्स हैं बैंक, सेम बैंक अकाउंट में, एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाला, यानी सेम बैंक के अंदर, तो वो अकाउंट रिसीवेबल अपडेट हो जाता है और उसको स्टेटमेंट चली जाती है जो दूसरा बैंक होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट जो है उसके अंदर एक और सिस्टम क्वाइंस का भी होता है। ये पुराना ओल्ड सिस्टम है, इसको आपने साइबर वॉलेट जो है ये उस तरह से रेफ़र नहीं कर लेना कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये वो चीज़ नहीं है। कोई स्टूडेंट ये इसको क्रिप्टो करेंसी समझेंगे, ये वो नहीं है। ये क्वाइंस असाइन होते हैं, क्वाइन के अंदर सीरियल नंबर पड़ा होता है, ठीक है, की वेरिएंट होता है, सीरियल हैश। जो बैंक का एक क्वाइन सिस्टम है, क्वाइन कंसिस्ट ऑफ तीन तरह के पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। एक ये सीरियल हैश है और सीरियल नंबर है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और की वेरिएंट ये पेपर में पूछी जाती हैं कि क्या होता है। अब कॉइन को मिंट करना क्या होता है, अब लॉन्ग नंबर ऑफ सीरियल इज रैंडम जनरेटेड बाय द क्लाइंट साइबर वॉलेट इन ऑर्डर टू मिंट अ कॉइन। दिस सीरीज ऑफ नंबर इज ब्लाइंडेड विच मीन दैट द client that the multi that it is multiplied with a blinding factor R and sent to eCash बैंक for the signatures के लिए ये R से मल्टीप्लाई होकर जो ब्लाइंडिंग फैक्टर होता है, असल में इसके अंदर जो बैंक को नहीं पता होता कि कौन जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है। ठीक है, ये देखें इसके अंदर क्या चीज़ है कि विदड्रॉ, डिपॉजिट, ई कैश, न्यू कॉइन, स्टेटमेंट, ये उसकी जगह कॉइन सेंड होते हैं। अगर $1 सेंड करना है तो एक कॉइन सेंड होगा। स्टोर द कॉइन, मेक द पेमेंट, एक्सेप्ट द पेमेंट, कॉइन्स के थ्रू वो आपको पेज द कॉइन, गुड रिसीव हो गया, जितनी आपकी पेमेंट होती है, जितने डॉलर या रुपीज़ होती है, उसके एवज कॉइन्स जाते हैं, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन उसको नहीं जाती। तो वो वहाँ पर जितने कॉइन्स उसको जाते हैं वो उसके वॉलेट में अपडेट हो जाते हैं या निकलते हैं। क्लाइंट वॉलेट और साइबर वॉलेट कैन जनरेट अ सीरियल नंबर्स, स्टोर द कॉइन, मेक एन एक्सेप्ट पेमेंट, इट कैन विदड्रॉ, गेट द कॉइन मिंटेड फ्रॉम द ई कैश बैंक एंड डिपॉजिट द कॉइन एट द पेमेंट स्टेज टू द बैंक। अब ये हमें नज़र नहीं आता, हमें नहीं पता चलता हमें इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में कि ये पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉइन्स हुए हैं। जैसे आपका इजी पैसा जैश कैश अकाउंट है, हमें उससे नहीं पता होता कि वो पेमेंट जो है वो कितने कॉइन्स गए और आए। वो बिहाइंड द सीन ये काम हो रहा होता है, टू मेक पेमेंट सिक्योर करने के लिए यूज़ होता है ये मैकेनिज्म। अच्छा, अब इसके बाद ई कैश पेमेंट के मिंटिंग स्टेज और
डिपॉजिट स्टेज दो डिफरेंट स्टेज हैं। मिंटिंग स्टेज में हमें पता होता है सीरियल नंबर हमें नहीं पता होता, ठीक है, लेकिन क्लाइंट का हमें पता होता है कि कौन है। क्लाइंट हम जानते हैं लेकिन उसका सीरियल नंबर नहीं पता होता। लेकिन डिपॉजिट स्टेज के ऊपर हमें सीरियल नंबर पता होता है लेकिन क्लाइंट नहीं पता होता कि कौन सा क्लाइंट है, कि किसने डिपॉजिट किया है। तो ये दोनों का डिफरेंस है। ये पेपर में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, या एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि मिंटिंग और डिपॉजिट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। विड्रॉ करना, मैनी कॉइन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन कैन बी ऑब्टेन इन अ सिंगल रिक्वेस्ट टू द बैंक। द रिक्वेस्ट इज साइंड बाय द क्लाइंट विद द प्राइवेट की एंड कंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सील टू बी साइंड। इसके अंदर आप जब आपने करना होता है तो एक प्राइवेट की जनरेट हो जाती है क्लाइंट एंड से, जिसके अंदर सीरियल नंबर होता है, साइंड सीरियल नंबर होता है। ये बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर जो हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम चेक बुक के साथ वो डिजिटल सिग्नेचर होते थे, यही वही वही कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक की के जो प्राइवेट की यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। अब ई के परचेज जब आप करते हैं किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक परचेज में, उसमें क्या क्या होता है, करेंसी, अमाउंट, टाइम स्टैम्प यानी कब हो रही पेमेंट, फिर मर्चेंट आईडी यानी उसकी आईडी, मर्चेंट अकाउंट आईडी, बैंक आईडी और मर्चेंट की अकाउंट आईडी, और ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट में जाती हैं। जब आप पेमेंट करते हो, कॉइन यूज इन पेमेंट आर इनक्रिप्टेड विद द बैंक पब्लिक की के थ्रू उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, प्रिवेंटिंग द मर्चेंट टू व्यू दैम, उनको प्रिवेंट करे कि मर्चेंट को देख ना सके। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि पीछे हमने पढ़ा था एसएसएल। एसएसएल क्या करता है कि जो मर्चेंट होता है ना, जो आप जिससे आप दराज पे फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट की है, तो अगर एसएसएल होगा तो वो आपको दराज वालों को पता चलेगा, दराज की वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन जो मर्चेंट होगा ना, जो आगे से थर्ड पर्सन है, उसको नहीं पता चलेगा, उसको डिटेल नहीं जाएगी कि किस बैंक अकाउंट से पेमेंट आई है। वो वहाँ पर पब्लिक की इंक्रिप्शन लगी होगी, ठीक है। Proving the payment payer code is a secret generated by the client. A hash of it included in the payment information so that the client can later prove the payment if he needed. वो जनरेट हो जाती है ना, सिर्फ जनरेट होती है, उसके पीछे एक हैश सीक्रेट कोड भी एक जनरेट होता है, जिससे वो पेमेंट हम उससे हम देखते हैं ना, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाती है, उसके पीछे एक सीक्रेट जनरेटेड कोड भी जनरेट होता है, जिससे आप बता सकते हो। वो बेसिकली हैश फंक्शन होता है, हैश फंक्शन एंड मैसेज डेटास आर सेंड टू ई कैश बैंक। इलेक्ट्रॉनिक कैश बैंक को बेसिकली सेंड किया जाता है और फिर वो उसके एवज आपको ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट कर देता है कि ये आपने इतने बज के इतने मिनट पे ये सेंड की थी। अच्छा, ये सारी डिटेल इसकी यहाँ पर लिखी हुई है। अब हम आगे चलते हैं कि जब पेमेंट डिपॉजिट होती है तो उस वक़्त लाइक हम $10 डिपॉजिट करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है कि 10 कॉइन उसके साथ डिपॉजिट होंगे। यानी अगर आपके पास $100 पड़े हुए थे, यानी 100 कॉइन पड़े हुए थे, तो आपने अगर 10 उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में अपने इजी पैसा या जैज़ कैश अकाउंट में डलवाए हैं, तो 10 कॉइन जो है वो डल गए। कॉइन के थ्रू पीछे अ डिपॉजिट रिक्वेस्ट इनकेप विद द बैंक पब्लिक की ए कंपनी द पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ई बैंक मेंटेन द डाटाबेस ऑफ स्पेंड कॉइन्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक जो है उसका डाटाबेस आपको पीछे मैनेज करता है, आपको इससे कोई सरोकार नहीं है कि कितने कॉइन्स क्या हिसाब किताब है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी, एक कॉन्सेप्ट भी आता है लॉस्ट कॉइन्स का, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये नए हवाले से, इजी पैसा या जायज़ कैसे हवाले इसीलिए देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। अदरवाइज ये पुराना सिस्टम है, ये ओल्ड सिस्टम है कॉइन्स का, ये मॉडर्न सिस्टम नहीं है। तो इसमें अब अगर ट्रांजैक्शन में मसला आता था, नेटवर्क का इशू आता था, तो आपके कॉइन्स लॉस्ट हो जाते थे, वो बाद में सिस्टम को अपडेट करना पड़ता था। बाज़ औक़ात आपकी पेमेंट लेट हो जाती थी, वो अभी भी अब भी होता है ऐसा कि पेमेंट लेट हो जाती है, नेटवर्क के इश्यूज़। आप विड्रॉ करते हैं तो वो पेमेंट नहीं आती थी, ये पहले बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, वेरिफिकेशन का इशू आ जाता था, डेटाबेस जो है वो अपडेट नहीं हुआ होता था, तो इसलिए कॉइन्स जो है वो लॉस्ट हो जाते थे। तो जब कॉइन लॉस्ट होगा तो वो आपके पैसे भी लॉस्ट हो जाएंगे। ई कैश एंड वेब। ई कैश में क्या होता है कि सबसे पहले वेब ब्राउज़र्स आप ऑर्डर सेलेक्ट करते हो, ठीक है, मर्चेंट वॉलेट को आप वेब सर्वर से मर्चेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको आप रिक्वेस्ट भेजते हो, पेमेंट रिक्वेस्ट ऑर्डर होती है, पेमेंट के कॉइन्स और ऑर्डर की डिटेल आपको
मर्चेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू वापस आती है और क्लाइंट वॉलेट को रिसीव चल जाती है कि आपने इतनी पेमेंट की है। तो डिपॉजिट कॉइन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ई कैश बैंक में डिपॉजिट हो जाता है और वो एक्सेप्ट करके आपको वापस आपकी जो है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देता है। यही प्रोसेस हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं सारा के कैसे कीज़ लग जाती हैं दोनों साइडों पे। ठीक है, अब एसएसएल क्या होता है और ड्यूल एसएसएल एसएसडी क्या चीज़ है वो हम पढ़ते हैं। एसएसएल मैं आपको दिखाता हूँ कि एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ब्राउज़र ओपन किया, मैंने हैश फंक्शन सर्च किया। ठीक है, यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो कनेक्शन इज सिक्योर लिखा आ रहा है। ठीक है, कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। अब ये गूगल ने अब एक रूल बना दिया हुआ है कि मॉडर्न वेबसाइट जितनी है बगैर एसएसएल के नहीं चल सकती। सिक्योर सॉकेट लेयर जो कि नेटस्केप कम्युनिकेशन ने इस कंपनी ने बनाया था, टीसीपी आईपी लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल के ऊपर काम करता है। ये भी चीज़ एक इम्पोर्टेंट है। आपका यूआरएल जो है वो ये इस तरह लिखा होता है https:// एस आ जाता है। अगर एस नहीं आ रहा इसका मतलब है वो सिक्योर नहीं है। वो आपकी क्रेडिट कार्ड और वो ये सारी इंफॉर्मेशन हाइड कर देता है मर्चेंट से। ठीक है, तो एल्गोरिदम आपके पास ये क्या करता है, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इसके अंदर होते हैं, एक नहीं होता है ऐसे जो भी आपने इसमें डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड्स होते हैं। कम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिदम एंड मेथड इज कॉल्ड अ साइफर स्यूट। एक साइपर स्यूट होता है कि मल्टीपल एल्गोरिदम को कंबाइन कर लो एसएसएल के और मेथड को, ये साइफर स्यूट बन जाता है। व्हेन कैन कनेक्ट टू एसएसएल सर्वर द एसएसएल हैंडशेक बिगेन व्हिच मीन दैट द टू negotiate a cipher suit selecting the strongest suit the two have in a common, thus the handshake establish the protocol that will be used during the communication, select the। अच्छा मैं ये आपको समझाता हूँ ये सारी बात क्या मैंने ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू अप्लाई होती है, नीचे उसने इमेज में बताया हुआ है। अब क्लाइंट मैसेज सेंड करता है हेलो, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम और की जो भी आपकी साथ है वो सर्वर को हेलो मैसेज चला गया थ्रू एसएसएल के। अब सर्वर ने वापस सेंड किया सेंड द सर्टिफिकेट। अब वो एक सर्टिफिकेट की सेंड कर देगा कि अब आपने इस वेबसाइट के ऊपर, जैसे ही आप ये हेलो तो एक एग्जांपल दिया ना, आप जैसे ही वेबसाइट पे जाते हो जिस पे एसएसएल होता है उस पे एक सेशन क्रिएट हो जाता है उन दोनों के बीच में। सेंड डाटा बिटवीन क्लाइंट सर्वर यूजिंग अ प्राइवेट शेड की, एक सेपरेट प्राइवेट सेशन की इसको बोलते हैं, ये शेड की बोलते हैं कि जो कि जनरेट हो जाती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में। अब वो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये काम जो ऊपर वाला है ये सारा ये काम वो एकदम से जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाते हो ऑटोमेटिकली एक्सेस होता है और वो काम हो जाता है। आपको बीच में वो मसला नहीं आता, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो जो क्रेडिट कार्ड की सिक्योर हो जाती है। अच्छा, उसके बाद एक एसएसएल का ड्रॉबैक है कि वो उसका जो है रिमेन विद द मर्चेंट लेड टू द डेवलपमेंट। अब यानी इसके अंदर भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक सेट प्रोटोकॉल आया था 1997 में। वीज़ा मास्टर कार्ड नेट्सकेप, ये आपने 4 एंटिटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कार्ड होल्डर, मर्चेंट, सर्टिफिकेट अथॉरिटी और एक पेमेंट गेटवे आ जाता है। पेमेंट गेटवे का रोल ये है कि वो इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑफ बैंक पेमेंट गेटवे प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ डाटा ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है बैंक के दरमियान में, यानी आपके और बैंक के और मर्चेंट के दरमियान में एक पेमेंट गेटवे पड़ा होता है जो कि वो कस्टमर हैव अ डिजिटल वायरस सॉफ्टवेयर ये सर्टिफिकेट और इशू करता है। ये नीचे आपको अभी मैं समझाता हूँ। सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंटरनेट पेमेंट गेटवे जो है वो बैंक की इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है, वो खुद ही करता है सारा काम। बीच में एक थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे पड़ा होता है। आपको डायरेक्टली पेमेंट की टेंशन नहीं होती, आप उसमें पेमेंट गेटवे में जाके अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, वो भी आपको वो ना तो वो वेबसाइट को नज़र आएगी ना वो मर्चेंट को नज़र आएगी। ड्यूल इसको कहते हैं, ड्यूल सिग्नेचर, इसमें दोनों साइड पे सिग्नेचर जो है वो इनक्रिप्शन अप्लाई हो रही होती है। द सेट हाइड्स द कस्टमर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मर्चेंट एंड हाइड द ऑर्डर इन्फॉर्मेशन बैंक। अब पहले क्या होता था कि मैंने जो ये चीज़ बोला हूँ कि मर्चेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं नज़र आती थी, ठीक है, लेकिन बैंक को नज़र आती थी एसएसएल के फॉर्म में कि किसने किधर को पेमेंट की है, वो बैंक को नज़र आती थी। लेकिन
जो सेट है इसके अंदर यही चीज़ है कि अब दोनों साइडों पे इंफॉर्मेशन हाइड हो गई, इंक्रिप्शन लग गई है। अब ना तो बैंक को पता है, ना मर्चेंट को पता है, ना वेबसाइट को पता है। अ ड्यूल सिग्नेचर इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग टू मैसेज डाइजेस्ट। दो मैसेज डाइजेस्ट होते हैं, क्रिएटिंग अ न्यू डाइजेस्ट मैसेज, ड्यूल सिग्नेचर मैसेज डाइजेस्ट। अब ये ड्यूल सिग्नेचर मैसेज डाइजेस्ट क्या है? पहले हम एक मैसेज डाइजेस्ट बनाते थे, एक हैश फंक्शन यूज़ होता था, उससे मैसेज डाइजेस्ट बन जाता था। अब दोनों एंड पे बन रहे हैं, ड्यूल हो रहा है, डबल काम हो रहा है। अब ये सारी वही बात है कि वो अक्वायर बैंक को भी पता नहीं चलेगा, मर्चेंट को भी पता नहीं चलेगा। बायर और बिडर सिर्फ हमें पता होगा कि हमने किस जगह पेमेंट की है, कब की है। इसके ऊपर MD1 और MD2 इंक्रिप्शन होती है, MD5 तक होती है। इसको आप वैसे तो और भी मुख्तलिफ MD होती हैं। आप MD1 और MD2 जो है वो, ये इंक्रिप्शन नहीं है। मैसेज डाइजेस्ट 1 एंड मैसेज डाइजेस्ट 2, ये 5 तक बेसिकली यूज़ होती है। आपको जो है 2 तक पढ़ाई हुई है, ठीक है। इसके बाद सेट को एक कंपनी थी जिसने इम्प्लीमेंट द प्रमोशन ऑफ सेट स्पेसिफिकेशन। इट इंश्योर दैट द वेंडर ऑफ सेट सॉफ्टवेयर कंपाइल विद द रिक्वायरमेंट laid down by originator. A merchant hold the certificate from credit brand indicating that the merchant is authorized to accept the credit card payment. The customer hold the certificate from the card issue bank. सेट को act as a root certificate authority in the certificate. ये आपको बेसिकली सेट को जो कंपनी है ये सर्टिफिकेट असाइन करती थी कि कार्ड ब्रांड को, मर्चेंट को और कार्ड इशूअर बैंक को, जो कस्टमर को इशू करेगा, दोनों साइडों पर एक सर्टिफिकेट असाइन कर देती थी ताकि वो सिक्योर इन्फॉर्मेशन कर सकें। SSL और सेट का डिफरेंस है, आप इसको सिंपली रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि SSL एक सिक्योर ट्रांसमिशन क्रेडिट कार्ड करता है, लेकिन जो वो है होल ट्रांजेक्शन को सिक्योर कर देता है। SSL जो है वो जनरल पर्पस प्रोटोकॉल है, ब्राउज़र के अंदर यूज़ होता है। सेट जो है वो सॉफ्टवेयर बेस है, वो क्लाइंट और मर्चेंट साइड दोनों पर हो जाता है। SSL हायरार्की ऑफ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सेट कम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट है। और सेट जो है वो इंक्रीज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि ये महंगा है। सेट ट्रांजैक्शन स्लोअर जो है वो ट्रांजैक्शन स्लोअर है, इसलिए हमने आपने बेसिकली कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा, ये यूज़ ही नहीं होती। पब्लिकली SSL ही यूज़ होता है वेबसाइट के ऊपर, SET यूज़ नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक मैं रोकूंगा। ई बिज़नेस जो है ये आपके अगले चैप्टर में, मैंने बताया था ये अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ तक आपका जो है वो 23 से 28 तक मुकम्मल हो चुका है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।